When a conducting rod is moved in a special manner, ये नहीं कि हर टाइप के मोशन में वो बैटरी बन जाएगी, ये बताया है ना। ऐसा नहीं कि किसी भी रॉड को कैसे भी मूव कराओ, कंडक्टिंग रॉड को, जो तीन चीजें हैं वो दो पैरेलल हो जाती हैं तो कोई इंडक्शन का इफेक्ट नहीं होता है, बताया है ना। अरे बोलो जल्दी बच्चे। यस सर। उन तीनों में से कोई भी दो चीज, तीन चीजें कौन कौन सी थी? वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ। इन तीनों में कोई भी चीज अगर पैरेलल हो गई, कोई भी दो चीज, तो क्या होगा? कम से कम दो चीज, तो इंडक्शन नहीं होगा और बैटरी नहीं बन पाएगी। मान लेते एक सिचुएशन में इसमें ड्रॉ करता हूं। मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उसमें एक रॉड है एल लेंथ की, एक रॉड है जो कि वी वेलोसिटी से मूव करा रहा है, लेंथ एल है। तो क्या ये रॉड इस सिचुएशन में बैटरी बन पाएगी? बताओ, क्या ये रॉड इस सिचुएशन में बैटरी बन गई कि नहीं? जल्दी बोलो बच्चे। बैटरी बन यस गई। सर। इसका ईएमएफ कितना हुआ? VLB कितना हुआ? VLB। और इसका टर्मिनल ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ये सारे बच्चे समझ गए। इतना सारे बच्चे जानते हैं कि ये एक बैटरी की तरह एक्ट करेगा। इसका ईएमएफ होगा VLB। मान लो, अच्छा इसमें इस रॉड में करंट फ्लो करेगी कि नहीं? अभी इस रॉड में करंट फ्लो करेगी अभी? बताओ बच्चों, इस रॉड में करंट होगी अभी? अरे सर अगर वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें हो सकता है पूरा उसने वो कर दिया, स्टॉप कर दिया मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं नहीं, यस या नो मैं बताना है कि ये फील्ड जो है, ये क्या इस रॉड में करंट फ्लो होगी अभी? यस या नो? यस सर। किधर फ्लो होगी, ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? करंट नहीं फ्लो होगी जब तक सर्किट कंप्लीट ना हो। अरे बैटरी ले आए मार्केट से, बैटरी रख दिया, बस करंट आ गई, जब तक कनेक्शन नहीं करोगे तो अभी कोई करंट नहीं होगी, अभी तो सिर्फ बैटरी है। अगर इस बैटरी को मैं एक एक वायर के थ्रू जोड़ दूं, इसको अगर एक सर्किट के फॉर्म में कंप्लीट कर दूं, मान लो एक इधर रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने R, और ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया मान लो, तब एक सर्किट कंप्लीट हो गई कि नहीं? बताओ आप, सर्किट कंप्लीट हुई कि नहीं? जल्दी बोलो, अरे बोलो। तब इसमें करंट फ्लो होगी। कैसे? बाहरी सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होगी, ऐसे इसमें करंट आई होगी, आई इंड्यूस्ड करंट होगी जो फ्लो करना शुरू कर देगी। ये बैटरी है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जाएगी। समझ गए कि नहीं? करंट इंड्यूस्ड करंट होगी कितनी? इंड्यूस्ड करंट कितनी होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ बटा रेजिस्टेंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये हो जाएगी। बोलो, तो करंट, इंड्यूस्ड करंट कितनी होगी? इंड्यूस्ड करंट होगी VLB बाय रेजिस्टेंस। किसी को डाउट? अरे आई होता है E/R, V/R। किसी को डाउट यहां तक? ये करंट होगी। करंट किधर किधर होगी? एंटी क्लॉकवाइज। और इस रॉड में भी एक करंट होगी नीचे से ऊपर की तरफ, वही करंट घूम करके इधर फ्लो होगी, ऐसा। लेकिन मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा है कि बट वी नो, एज वी नो दैट कि अ करंट कैरिंग वायर, a current carrying wire, a current carrying wire experiences a force। ये मैंने बताया था। अगर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने बताया था कि नहीं बच्चे? आप लोग भूल गए हो। अगर कोई करंट कैरिंग वायर हो, अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट है,
उसकी लेंथ L हो, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराई जाती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता था जो मैंने ड्राइव कराया था। कितना फोर्स लगता था? कोई किसी को याद है? IBL। यस सर। IBL क्रॉस B। यस सर। याद करो उसका इंटीग्रेशन। याद नहीं है? तो ये एक रॉड ही तो है, ये एक रॉड है और ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, तो उससे मोशन से क्या होगा कि इस रॉड पर एक फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना होगा रॉड पर? I इसमें जो करंट है इंटू L इंटू बी, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो I कितना है, करंट कितना है? V L B बाई R इंटू एल बी, ये वाला एल बी। तो इसका मतलब जैसे ही इस रॉड को मैं मूव कराऊंगा, करंट करिंग कॉइल कंप्लीट है अगर तो वैसे इसमें बी एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस इतना एक फोर्स लगना शुरू होगा। मुझे कौन बताएगा कि फोर्स किधर होगा? जैसे इस रॉड को पहले हम एक लूप में कंप्लीट करेंगे, तो लूप में अगर ये कंप्लीट है रॉड, तो जैसे इस रॉड को एक लूप में कंप्लीट करेंगे और इस रॉड को जैसे मूव कराएंगे, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। फोर्स कितना होगा? बी स्क्वायर बाई आर। यहाँ तक के डिस्कशन में किसी को डाउट हो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चों, कोई डाउट किसी को? बोलो। अरे आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? सर क्लियर है, नहीं जा रही है? लेकिन ठीक है आवाज। अच्छा आवाज आ रही है, डाउट नहीं है। यस सर। तो ये तो समझ में आ गया कि ऐसा कैसे होता है ना? ये समझ में आ गया। यस सर। आगे देखते हैं। तो ये जो फोर्स लगा वो किधर लगेगा बताओ, मुझे कौन बताएगा कि ये फोर्स आया इस रॉड के मोशन के कारण, ये मैग्नेटिक फोर्स है ना, मैग्नेटिक, ये किधर लगेगा? आई एल क्रॉस बी में फोर्स कैसे निकालते थे? आई एल क्रॉस बी में L क्रॉस B अपवर्ड आएगा, ऊपर की तरफ। सर अपवर्ड। एल क्रॉस बी लेफ्ट आएगा ना। देखो आई एल, इसमें करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को रखते थे और बी की तरफ घुमाते थे, थंब बताता था किधर होगा। तो ये जो फोर्स आया वो यस सर। लेफ्ट में लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर लेफ्ट में लगेगा। तो जैसे किसी रॉड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पुश करेंगे, इसके ऊपर लेफ्ट में, ये चाहेगा कि ये ना पुश हो आगे ना, क्योंकि इसकी इधर जाने से फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं? अरे बच्चों समझे नहीं मेरी बात? समझ गए सर। यस सर। भाई ये जैसे ही इधर एंटर करेगा तो इंडक्शन हमेशा चाहता है कि हम भाई फ्लो ना करना पड़े, जो बैठा है इलेक्ट्रॉन्स वो आराम से बैठे रहे, तो वो अपने इसका विरोध करते हैं, अपोज करते हैं। तो वो राइट जाने से ही तो वो इसमें करंट है, बोलो, तो उसको अपोज करेगा कि राइट नहीं आने देगा और एक मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट में लगेगा। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो। तो अगर किसी रॉड को v वेलोसिटी से मैंने फेंका और उस पर लेफ्ट की तरफ एक फोर्स लगने लगा, तब तो रॉड रुक जाएगी। अरे अगर वेलोसिटी इधर है और कोई उधर धकेलने एक फोर्स आ जाए जो लेफ्ट की तरफ हो, तब तो रॉड रॉड धीरे धीरे करके इट विल सीज इट्स मोशन ना। यस सर। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये रॉड इसी वेलोसिटी से मूव करता रहे, तो मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा ना एक्सटर्नल, जो इसी के बराबर होगा। तो अगर मैं इसी के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दूं, तब इस रॉड पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और रॉड फिर इस v वेलोसिटी से मूव करती रहेगी इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो इफ वी वांट टू, अब कैसे क्वेश्चन आता है कि अ रॉड इज रिक्वायर्ड टू मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड with a constant velocity v, what external force is required to keep the rod in motion with constant velocity in that field? तो कितना फोर्स? यही फोर्स। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स में राइट लगा दूं तो मेरा जो फोर्स है वो इस मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट हो और इक्वल हो। अगर ऐसा होगा तो एफ नेट, नेट फोर्स रॉड पर जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स जब जीरो होगा तो रॉड का एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी।
बताओ बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? किसी को? बहुत आसान चीज है, बहुत सिंपल है, उसमें कोई कुछ डिफिकल्टी की बात नहीं होनी चाहिए। बोलो, यहाँ तक ठीक है ना? बहुत आसान। एक मिनट। इसको रब कर दूं, क्लियर है ये पॉइंट? एक मिनट सर। यहाँ तक तो लिख लिया होगा। यस सर, वो तो आखिरी कर दिया। ये क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में, और सीधा क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन में। ये VL²B² R अगर याद है तो हम ये फोर्स निकाल सकते हैं। बहुत आसान फैक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया। अब आगे हमें जो पढ़ना है वो है सेल्फ इंडक्शन। मैंने आपको बता दिया कि इंडक्शन के दो कारण होते हैं, एक मोशनल ईएमएफ और दूसरा होता है ईएमएफ ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जहां कहीं भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है उस कारण से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि चेंजिंग मोशनल ईएमएफ से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको कैसे निकालते हैं? अरे कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन V×B.dl। भूल गए क्या? मोशनल ईएमएफ से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं। और जब कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उसमें एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उसको निकालने का तरीका क्या है कि E.dl का इंटीग्रेशन इन ए लूप इज इक्वल टू -d∅/dt। इसको और भी अगर एलोबरेट करें तो E.dl इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस फ्लक्स होता है एरिया इंटू dB/dt। तो as long as there is changing magnetic field, there will be induced EMF. As long as there is changing magnetic field, there is induced EMF। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। बोलो बच्चों, ठीक है? ये ठीक है ना? ये दो बातें मैंने आपको बताई थी, ये मैक्सवेल ने बताया था इक्वेशन। यहाँ तक बात हो गई है। अब हम लोग इसमें दो ही टॉपिक्स बचे हुए, सब टॉपिक्स। दीज आर सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। उसको निपटा लेते हैं। तो देखते हैं सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन क्या होता है ये समझते हैं। उसको समझने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको देखो। मान लो एक सर्कुलर लूप है, ये करंट कैरिंग लूप है, एक कंडक्टिंग वायर है, मान लो लूप है ना? सर्कल सही नहीं बना। मान लो ये एक लूप है, उसमें करंट फ्लो कर रही है आई। एक लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, और मैं ये मान लेता हूं कि ये करंट चेंज हो रही है। मान लो एक चेंजिंग करंट इसमें मैंने फ्लो करा दिया। चेंजिंग करंट करा सकते हैं? बोलो। तो ये बताओ कि अगर करंट कैरिंग लूप है तो उसके सेंटर पर एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ा था। याद है किसी को कि किसी करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है? μ0I/2R। भूल गए? बहुत भूलते हो यार तुम लोग। हेलो। μ0/2 I/R। μ0I/2R। हाँ भाई। तो
इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो म्यू नॉट आई बाई 2 आर होगी, लेकिन जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो म्यू नॉट आई बाई 2 आर नहीं होगी। नहीं समझे? जो ऑफ सेंटर, सेंटर के अलावा जो होगी वो म्यू नॉट आई बाई 2 आर नहीं होगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आई होगा, 2 आर वगैरह चेंज हो जाएंगे, लेकिन करंट तो रहेगा ना उस फार्मूले में। नहीं मेरी बात समझ पा रहे भाई? इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस करंट के कारण, जैसे मैंने इस लूप में एक करंट फ्लो करा दिया बाहर से, मैं बैटरी लेकर आया और मैंने करंट फ्लो कराया, ये टी लिखने का मतलब टाइम का फंक्शन है, आई जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम का फंक्शन है, वेरिएबल है, चेंजिंग करंट है, लिखने का मतलब ये है। तो अगर ये करंट मैं फ्लो करा दूं तो इस करंट से इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी टाइम का फंक्शन होगी। अरे इस मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में आई होगा ना, तो अगर आई चेंजिंग है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी तो चेंजिंग होगी। हाँ सर। और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को इसके एरिया से गुणा करेंगे तो जो फ्लक्स आएगा ना, फ्लक्स, वो भी टाइम का फंक्शन होगा, वो भी चेंजिंग होगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी चेंजिंग होगा। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे ने कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, होगा, और सर्किट क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट होगी। तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट है उसका कारण क्या है? इसमें खुद की करंट जो पहले थी, समझे नहीं मेरी बात? फिर स्टार्टिंग कहां हुई? ये एक चेंजिंग करंट है, इसी करंट ने तो इंड्यूस्ड करंट किया। नहीं समझे मेरी बात? इसमें जो इंड्यूस्ड करंट है उसका समझ रीजन, इसका रीजन इसकी अपनी वाली करंट, चेंजिंग करंट। चेंजिंग करंट इन इटसेल्फ ओनली। सर एक बार फिर ये वाला बता दीजिए जो आपने अरे इसमें करंट है, करंट है Yes, कि sir. नहीं? Yes, करंट है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसमें भी फॉर्मूला करंट का होता है। yes, sir. तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी चेंजिंग होगी। अगर करंट चेंजिंग है और बी के फॉर्मूले में आई होता है, तो जब आई चेंज होगा तो जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भरी हुई है इस करंट की वजह से वो भी चेंज होगी। Yes, sir. और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा इसके अंदर, Yes, और sir. फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे ने कहा है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। और Yes, sir. इंड्यूस्ड ईएमएफ है और कोई सर्किट अगर क्लोज्ड है और इंड्यूस्ड ईएमएफ है, कोई बैटरी लाए और सर्किट पूरा कर दें तो उसमें Yes, sir. करंट जो होगी ना, करंट भी आ इंड्यूस्ड करंट। जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं ये कह रहा हूं समझ गया. कि व्हेन इंड्यूस्ड करंट इन ए लूप इज ड्यू टू a changing current or original changing current in it, then the phenomena is called as then that current is called as, this is called as self induced current. इस करंट ने खुद ही एक करंट को इंड्यूस करा लिया, सेल्फ इंड्यूस्ड करंट, एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए होगे यार, बहुत आसान। समझ when गया, there sir. is when तो there सर ये is करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा ना एक्चुअल when करंट there के. is an induced current in a loop made of a conducting wire due to original time changing current, time changing current flowing in the loop. Then the phenomena is called as self induction, and the induced current is called as self induced current. कोई डाउट? एक अगर किसी सर्किट में करंट को चेंज करोगे ना तो एक और करंट आ जाएगी, पक्का है। बोलो बोलो। कई बार स्विच को ऑफ करते तो स्पार्किंग होती है, तो जब स्विच को ऑफ करते हो तो करंट सडनली जीरो होती है, तो उस करंट को जीरो ना होने देने के लिए एक और इंड्यूस करंट आ जाती है जो तेजी से बढ़ती है। नहीं समझे मेरी बात? तो जब भी किसी लूप में एक करंट इंड्यूस हो और उसका रीजन उसमें ही अपनी वाली ही करंट हो तो उसको सेल्फ इंड्यूस्ड करंट कहते हैं।
ठीक है ना। तो ये बात तो क्लियर है कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट है ना, या जो फ्लक्स है, फ्लक्स, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या ये मैं कह सकता हूं कि जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल करंट के? ये जो फ्लक्स है ये कहीं ना कहीं करंट से एसोसिएटेड है ना? अरे यस सर। यस सर, हाँ यस है। सर। तो ये जो फ्लक्स इसमें है वो करंट से प्रोपोर्शनल है, ज्यादा करंट होगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा, है नहीं? अच्छा ये बताओ, अगर करंट ज्यादा कर दूं मैं 100 एम्पियर तो फ्लक्स ज्यादा होगा क्या इसमें? एक कॉइल में, एक दो कॉइल्स मेरे पास है, एक में 100 एम्पियर करंट है और एक में 1 एम्पियर करंट है, तो 100 वाले में ज्यादा फ्लक्स होगा कि 1 वाले में? 100 एम्पियर। नहीं, 100 वाले का एरिया अगर छोटा कर दूं और 1 वाले का एरिया बड़ा कर दूं 1000 गुना, तब तो इसका फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा ना। फ्लक्स में तो एरिया भी आता है, ये समझे मेरी बात? यस सर। इसका मतलब यहां प्रोपोर्शनलिटी जब हटाएंगे तो उस कॉइल का शेप भी मैटर करेगा। मान लो एक में एक ही टर्न है और दूसरे में 100 टर्न्स है, तो टर्न ज्यादा है ना, और करंट हर टर्न में चाहे एक ही। तो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, उसको एल से लिखते हैं, एल से। और एल को पढ़ते क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। क्या पढ़ते हैं एल को? सेल्फ इंडक्टेंस। एल को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अच्छा मान लो किसी कॉइल में बहुत ज्यादा करंट हो लेकिन एरिया ही ना हो, तब तो सेल्फ ये होगा नहीं ना, फ्लक्स तो नहीं होगा, तो उसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो कितने टेंस हम लोगों ने पढ़ लिए? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। अपने सिलेबस में 3 टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, ये समझे बच्चों। रेजिस्टेंस जैसे आर होता था वैसे सी होता था, वैसे एल है। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, आर, सी और एल। यह आ गया फाई इज इक्वल टू एल आई। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। तो अगर इसमें फाई एल हम निकाल लें तो इसमें फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो फाई अगर एल आई है, अगर फाई एल आई है तो बच्चों देखो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा डी फाई बाई डी टी, तो एल अगर कांस्टेंट है तो ये डी आई बाई डी टी हो जाएगा इधर, एल डी आई बाई डी टी। माइनस साइन इधर लगाऊंगा तो इधर भी लगाना होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, कौन बताएगा मुझे? फैराडेज लॉ के हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो कितना हो गया ये? माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो अगर किसी भी लूप में एक कंडक्टिंग वायर है और उसमें एक करंट आई फ्लो करा दिया जाए, जो आई टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, जो आई टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, तो डी आई बाई डी टी निकाल देंगे। अगर टाइम का फंक्शन डिफरेंशिएट कर देंगे, एल से गुणा कर देंगे, उतना ये बैटरी बन चुका है, उतना इसमें इंडक्शन हो चुका है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ चुका है। बताओ कोई डाउट यहां तक? बोलो बच्चों, कोई डाउट हो तो बताओ। और अगर मैं इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को इस कॉइल के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं, इधर भी और इधर भी, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? सर आई इंड्यूस्ड। आई इंड्यूस्ड। तो इसमें कितनी आई इंड्यूस्ड होगी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। किसी भी लूप में इंड्यूस्ड करंट कितनी होगी? माइनस एल बाई रेजिस्टेंस डी आई बाई डी टी। आई ओरिजिनल है और ये इंड्यूस्ड है। ये बात समझे कि नहीं सारे बच्चे? बोलो बच्चों। तो अभी यस सर। तक इस पूरे डिस्कशन में 3 फॉर्मूले याद रखे हैं। फाई इज इक्वल टू एल आई, उसके बाद तो सब अपने आप रिलेट कर लोगे। अगर फाई इज इक्वल टू एल आई याद है ना, तो डी फाई बाई डी टी कर दो, माइनस लगा दो, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, आर से डिवाइड कर दो, करंट आ जाएगा। वो सब सिस्टमैटिक है और लॉजिकली
कनेक्टेड है। यहां तक के डिस्कशन में कोई डाउट? यहां तक नो के सर। डिस्कशन में नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, बहुत सिंपल है। नो सर। सर आज का वीडियो शेयर कर दीजिएगा, आज का वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये बात समझे कि नहीं, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? बहुत आसान है। जब भी किसी लूप में कोई करंट चेंज होगी तो उससे क्या होगा, उससे जरूर एक फ्लक्चुएशन, एक उसमें आएगा, प्रॉब्लम आएगी। उसमें क्या है, कोई भी करंट अगर चेंज करोगे तो चेंज करने से लूप होना चाहिए। लूप इसी पर तो वो कॉइल बनता है। जैसे कॉइल जो बनते हैं जिसमें इंडक्शन हम करते हैं, तो इंडक्शन में जैसे हम कोई चेंजिंग करंट हो जाए, तो अपने घरों में जो करंट होती है वो कांस्टेंट एसी होती है ना, अल्टरनेटिंग करंट होती है, वो चेंज ही होती है। तो जब चेंज होगी तो वो बहुत फ्लक्स, एक लूप अंदर बना दिए जाए, छोटे छोटे लूप बना दिए जाए, बस वो गर्म हो जाएगा। भाई जब अपोज करेगा इसमें एक और करंट आ जाएगी ना, यहाँ हीटिंग, तो इसमें एक और करंट आ जाएगी, और ये करंट, हर करंट हीटिंग करती है। एक तो ओरिजिनल करंट है जो हीट कर ही रही है, एक और करंट आ गई जो और भी हीटिंग करेगी। तो बात समझ गए? यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। अब इसमें आगे देखे हैं कि एक हमें पता करना है कि हम इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। तो अपने सिलेबस में सेल्फ इंडक्टेंस किसका है, जैसे अपने सिलेबस में कैपेसिटेंस निकालने के कौन कौन से हैं? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था ना, बोलो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसी का कैपेसिटेंस निकालते थे। वैसे ही अपने सिलेबस में एक ही टाइप का इंडक्टर है, एक ही टाइप का कॉइल है जिसका हमें इंडक्टेंस निकालना है, और वो है सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड। तो आइडियल मतलब जो आपने स्पेसिफिकेशन बताई थी ना उसकी, मैंने बहुत बताया था इसके बारे में कि आइडियल सर, मतलब क्या होता है, टाइटली वुंडेड, एरिया जो हो बहुत कम हो और टाइटली वुंडेड हो, वाइंडिंग टाइट हो, गैप ये ना मैंने हो बीच बताया। में कोई भी। तो इसका हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो देखते हैं सोलेनॉइड क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कोई कॉइल हो, अगर ये कोई कॉइल हो, ये कोई कॉइल है, तो इसमें मान लो इसकी लेंथ L है और इसका रेडियस जो है ना वो R है, रेडियस R है, R रेडियस है ना। तो और इसमें n दिया गया है। स्मॉल n क्या होता है सोलेनॉइड में? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सब कुछ पता है, रिवाइज करो, सब कुछ मैंने लिखवाया हुआ है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n हो जाएगा। ये सब गिवन है। अब इसमें चलो एक करंट में फ्लो कराता हूं। देखो जब भी तुम्हें इंडक्टेंस निकालना हो तो ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, फाई इज इक्वल टू एल आई। तो एल कैसे निकल आएगा? फाई बाई आई, फाई बाई आई से निकल आएगा। तो इसमें फ्लक्स निकाल दो और करंट, इस करंट से डिवाइड कर दो, जिस करंट से फ्लक्स है उसी से डिवाइड कर दो, तो इंडक्टेंस आ जाएगा। तो मैं फ्लक्स निकालना चाहता हूं, तो मुझे कौन बताएगा कि इस करंट, आई करंट के कारण इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है सोलेनॉइड के अंदर? किसी को याद है समर? किसी को याद है? म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई, वेरी गुड। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? हमें फ्लक्स निकालना है ना, तो फ्लक्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से गुणा करना है। तो इस आई करंट के कारण इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड इज एन आई। ये मैंने लिखवाया था फॉर्मूला, कैसे भूल गया, ये फॉर्मूला लिखवाया था। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी,
तो मान लो इसमें ऐसी करंट है तो राइट हैंड साइड में ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आ जाएगी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है आइडियल सोलेनोइड में, इसकी वैल्यू लिखी हुई है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितने लूप्स में क्रॉस कर रही है, कितने लूप्स में, सारे जितने इसमें टर्न्स सारे सर पास कर रही है ना। तो पहले निकालता हूं किसी एक टर्न में कितना, किसी एक लूप में कितना फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। यस सर एरिया इज पाई आर स्क्वायर, एक में हो गया। कितने टर्न्स हैं इसमें, कितने टर्न्स, एन एन तो नहीं है, एन तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। यूनिट लेंथ में एल से गुणा करेंगे ना, जो स्मॉल एन है वो कैपिटल एन बाई एल है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू एल। कितने टर्न्स हैं इसमें, एक टर्न में इतना फ्लक्स है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, जो एक टर्न में फ्लक्स है उसको इसको गुणा कर दो। तो म्यू नॉट एन से गुणा करेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये हो जाएगा फ्लक्स। और आई ये बचा हुआ है, तो एल निकालने के लिए फाई बाई आई करते हैं ना, फाई बाई आई। तो फाई को आई से डिवाइड करोगे तो सिर्फ यही तो बचेगा। तो कितना आएगा, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर एल, इतना होगा। कितना, सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस, सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस। कोई डाउट किसी को? सर लास्ट सेकंड स्टेप ये फिर वाला, से बता दीजिए। ये वाला, ये क्लियर है? यस सर। ये नहीं सर वही स्मॉल यहाँ एन से जो वो कहते क्लियर हैं है ना, वो होता है। सर लास्ट हाँ सेकंड, लास्ट तो सेकंड जैसे फाई इक्वल्स टू म्यू सिंगल नॉट लूप एन से स्क्वायर इतना होगा। फ्लक्स है, ये तो समझ में आ गया था ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। यस और सर, यस इतने सर। टर्न्स हैं, इतने टर्न्स, कितने टर्न्स है इसमें, स्मॉल इनटू एल, स्मॉल एन इनटू एल। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, एक यस सर। फ्लक्स है उसको एनएल से गुणा कर दो, एन इनटू एल से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें स्मॉल एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके एक्स सर, स्क्वायर हो जाएगा ओके और सर। एल आ जाएगा, बाकी वही रहेगा। इतना आ गया। बोलो, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता था, रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस क्या होता है किसी भी मटेरियल का, रो एल बाई ए, याद है? अरे रेजिस्टेंस क्या याद है होता है, यस सर। Yes, रो sir. एल बाई ए। रो मतलब मटेरियल, एल मतलब लेंथ, ए मतलब एरिया। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, E naught A by D. एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट एरिया लेंथ, सब में एरिया लेंथ आ रहा है, जितने टेंस हैं, रेजिस्टेंस हो चाहे कैपेसिटेंस हो इंडक्टेंस हो। बात समझो, नहीं समझे मेरी बात भाई? रेजिस्टेंस में Yes, sir. रो एल बाई ए, भले ही ऊपर नीचे आए कहीं, लेकिन लेंथ और एरिया जरूर होगा। कैपेसिटेंस में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एरिया बाई डिस्टेंस लेंथ। यहां पर देखो पाई आर स्क्वायर एरिया ही तो हुआ इनटू लेंथ। नहीं समझे मेरी बात? समझ बच्चे, जितने एलिमेंट्स होते हैं, रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, इंडक्टेंस हो, उसमें एरिया और लेंथ जरूर आता है। मतलब ज्योमेट्री, एरिया लेंथ का मतलब क्या है, ज्योमेट्री। कोई भी चीज देखने में कैसी है तो एरिया और लेंथ, अरे यही तो है। समझ गया सर। तो ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। जैसे जितने भी टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस हो चाहे कैपेसिटेंस हो चाहे इंडक्टेंस हो, ये इंडक्टर है, इसको कॉइल कहते हैं, इंडक्टर है ये। इसमें इसका इंडक्टेंस कितना होगा, म्यू नॉट इंटू एरिया, एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। यहां पर एक एन स्क्वायर भी आ जाएगा, एन स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर, बहुत बड़ा फैक्टर है ये। किसी भी कॉइल का इंडक्टेंस बढ़ाना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है भाई, अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, लेंथ मतलब ज्यादा वाइड हो जाएगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो लेंथ ज्यादा लंबा हो जाएगा। सबसे आसान क्या है, किसी भी नंबर ऑफ कॉइल, पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को बढ़ा दो, स्क्वायर में बढ़ जाएगा, स्क्वायर में। यस सर।
नंबर ऑफ टर्न्स, वो भी ना हो तो क्या करोगे? वो भी ना हो, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने के लिए तुम्हारे पास तार नहीं है, क्या करोगे? क्या करोगे? इसके अंदर एक रॉड रख दो पैरामैग्नेटिक। तो जब पैरामैग्नेटिक रॉड रख दोगे तो बी म्यू नॉट नहीं रहेगा, ये तो स्पेस में होता है ना म्यू नॉट, म्यू आर टाइम्स बढ़ जाएगा। मैंने बताया था किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? रिलेटिव परमेबिलिटी टाइम्स बढ़ जाती है। सब भूल गए तुम यस लोग सर, शायद। म्यू नॉट टाइम बढ़ जाती है फिर उसके। तो अगर इस ये तो ये जो मैंने फार्मूला निकाला है इसमें म्यू नॉट, ये एयर कोर्ड इंडक्टर है, एयर कोर्ड। इसके कोर में क्या है? एयर। एयर है। क्या है? एयर है, एयर कोर्ड। अगर इसमें एक रॉड रख दी जाए तो जो बी मैंने लिखा था इसकी जगह पर म्यू आर और भी आ जाएगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट लिखना पड़ेगा, देख लेना पैरामैग्नेटिक वाले उसमें लेक्चर में। तो जहां जहां म्यू नॉट है वहां म्यू आर टाइम्स बढ़ जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा? इफ म्यू आर। अब मैग्नेटिक इंपॉर्टेंट है कि इफ अ मैग्नेटिक रॉड मतलब मैग्नेटिक मटेरियल is inserted in the region in the rod, then inductance becomes mu r into mu naught into क्या pi r square into n square into l, म्यू आर टाइम्स बढ़ जाएगा। याद करो कैपेसिटर के अंदर जब डायलेक्ट्रिक रखते थे तो डायलेक्ट्रिक रखने से कितने टाइम्स बढ़ जाता था कैपेसिटेंस? के टाइम्स। यस नहीं समझे? रिलेटिव एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाता था ना कैपेसिटेंस। यस सर। तो अगर इसमें मैग्नेटिक सबस्टांस रखेंगे वो भी एक इलेक्ट्रिक सबस्टांस होता है, डायलेक्ट्रिक इज एन इलेक्ट्रिक सबस्टांस, जैसे मैग्नेटिक सबस्टांस यहाँ होता है। तो वो कैपेसिटी बढ़ा देता था, कितना बढ़ाता था? एप्सिलॉन आर टाइम्स। वैसे ही अगर इसमें एक रॉड रख दी जाएगी अंदर और उसके ऊपर लपेटना भी आसान होगा। जैसे एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लो, सॉफ्ट आयरन कोर, और उसके ऊपर लपेट भी दो, तो कई सारे फायदे। एक तो उस कोर की वजह से मान लो म्यू आर 200 है सॉफ्ट आयरन का, तो 200 गुना तो वैसे बढ़ गया इस फैक्टर से ही। उसके बाद खूब तार लपेट दो। नहीं समझे मेरी यस बात? सर, समझ गया। तो एल बहुत बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा हैं, और किसी कोर के ऊपर लपेटा गया है तो वो ज्यादा हो जाएगा। बोलो यहां तक के डिस्कशन में कोई डाउट? अब ये बनाए क्यों? जैसे हम क्यों चाहिए, जैसे कैपेसिटर तो हमें क्यों चाहिए थे? क्योंकि हमारा जो पेन ड्राइव है, जो भी जितने मेमोरी बनते हैं कैपेसिटर से ही तो है, जो स्टोर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। हम लोग जो बात कर रहे हैं, जैसे मेरी आवाज है, ये आवाज पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है, फिर बाद में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो एल और सी, ये इंडक्टर और जो कैपेसिटर है, इसी के फॉर्म में स्टोर रहती है एनर्जी। यस सर। जितने भी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, तुम्हारा पेन ड्राइव है ना, और जैसे तुम्हें लगता होगा कि जैसे तुम्हारा ये भाई गूगल का भी तो अपना एक ड्राइव होगा ना, गूगल ड्राइव है, तो इसके Yes, sir. ड्राइव ऐसा थोड़े हवा में है, क्लाउड कहते ही है तो वो चिप्स में ना, बहुत बड़ी बड़ी चिप्स हैं जहां पर वो स्टोर करता है डेटा को। तो वो कैपेसिटर्स है बेसिकली, क्या है? एनर्जी स्टोरिंग, एनर्जी तो है ना हम लोग, ये उसको कन्वर्ट कर लेते हैं जब हम जिसमें चाहते हैं, जिस फॉर्म में। तो ये इंडक्टर और कैपेसिटर क्या है? एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस है। कैपेसिटर कौन सी एनर्जी स्टोर करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। ये कौन सी करेगा? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर करेगा। कौन सी एनर्जी? इसके अंदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है ना ये। यस सर। तो अपने सिलेबस में 2 स्टोरिंग डिवाइसेस हैं और एक खर्चा करने वाला है, एक डिसिपेटिंग डिवाइस है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से एनर्जी निकलती है, रेजिस्टेंस लगा दो तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वेस्ट कर देगा, बाहर फेंक देगा। ये समझे? ये दोनों लगा दो तो ये एनर्जी को स्टोर कर लेंगे।
बोलो। अरे ये पूरी यस सर। टोटलिटी में बात समझ में ज्यादा आएगी जब हम सारा पढ़ लेंगे। तो हम क्यों पढ़ रहे थे ये सब? एक्चुअली हम लोग एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस खोज रहे हैं कि हम एनर्जी को स्टोर कैसे कर पाएंगे। स्टोरेज इज गोइंग टू बी अ बिग इशू। इतना स्टोरेज, इतना डेटा कैसे स्टोर करेंगे हम लोग? तो उसके लिए हम डिवाइसेस की सर्च में हैं। जब तुम लोग बेसिक चीज जान जाओगे तो अगर रिसर्च में आगे जाओगे, जो कि इंडिया में बहुत मुश्किल है कि रिसर्च में प्रमोट नहीं करते हैं, बेसिक साइंस को प्रमोट ही नहीं करते हैं यहाँ, तो पता नहीं, बड़ी दिक्कत है। रोल मॉडल्स ही हमारे पढ़ने वाले लोग रोल मॉडल्स ही नहीं है। हाँ, शाहरुख खान जैसे वो बायजू का करते हैं ऐड, एच.सी. वर्मा से कराते या किसी और जो पढ़े लिखे आदमी। तो रोल मॉडल्स, लेकिन उनके हिसाब वो प्रमोट ही नहीं कर पाते ज्यादा, नहीं समझे? यस सर। और Yes, शाहरुख sir. खान तक तो ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे लोग भी करा सकते थे जिससे कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकता था, लेकिन वो क्योंकि उसी को लोग लाइक करते हैं तो वही प्रमोट करते हैं। तो रिसर्च अगर किया जाए आगे तो सबसे बड़ी दिक्कत भाई कि हम चिप्स क्यों नहीं बना पाते हैं, अच्छी चिप्स क्यों नहीं बना पाते। पेन ड्राइव हम अच्छा बना, हम बहुत मुश्किल काम है, यहाँ कोई ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता। हम लोग खाली सॉफ्टवेयर करते हैं डिजाइन, और हम दूसरे के लिए काम करते हैं। कोई हार्ड ऐसे डिस्क टाइप का कोई बना ही नहीं पाया अभी तक। बहुत दिक्कत है, बहुत, मतलब मैं तो बहुत कई बार दुखी होता हूँ कि जैसे भविष्य क्या है ऐसे। तो जैसे हम कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, हम खाली कॉपी पेस्ट इधर का उधर कर रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, वो भी हमारा कुछ नहीं है। एक क्लिक में चाहे तो गूगल सबके बैंक अकाउंट को हैक कर ले, सारे डेटा उसी के पास है, पूरे वर्ल्ड के डेटा उसी के पास है। देखो, तो बात समझे कि नहीं? तो एक्चुअली हम लोग रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस जो पढ़ रहे हैं, ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, और हम लोग इसके बारे में पढ़े। लेकिन अभी ध्यान देना, मजे की बात तब होगी जब किसी सर्किट में तीनों लगे होंगे। नहीं समझे मेरी बात? LCR सर्किट। एलसीआर सर्किट Yes, sir. सीरीज में लगे होंगे। दो कहेगा एनर्जी को रोकना है, एक कहेगा खर्च करना है। कौन उसमें डोमिनेट करेगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। देखो, बड़ा सीक्वेंस बहुत अच्छा है एनसीईआरटी का। सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, फिर कैपेसिटेंस पढ़ा, फिर इंडक्टेंस पढ़ लिया। जब तीन हमारे पास एलिमेंट्स आ गए, तब उन तीनों को बारी बारी से हम लोग एसी में लगाएंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट, भाई करंट चेंज होगी ना, तभी तो ये सारे, इन सब का यूज कब है? अगर आई टाइम का फंक्शन ना हुआ, नहीं समझे, अगर आई चेंजिंग ना हुआ तो सब बेकार है। यस सर। Yes, sir. तो आई चेंजिंग हो मतलब एसी हो, और एसी में तीनों लगे, तो तीनों लगेंगे तब क्या माहौल बनेगा? दो कह रहा है एनर्जी को रखना है और एक कह रहा है एनर्जी वेस्ट करना है। विच एलिमेंट विल हैव डोमिनेटिंग इफेक्ट? वो कौन सा फैक्टर होगा जो किसको डोमिनेट कराएगा? उसके फायदे क्या है, क्या नुकसान है, कैसे हम एफएम में ट्यूनिंग कैसे करते हैं, है ना? वो सब बातें एसी में हम लोग पढ़ेंगे। ये सेल्फ इंडक्शन था। तो तुम्हारे सिलेबस में सेल्फ इंडक्शन सोलेनॉइड का ही है। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ मुझे। नो सर। नो सर। देखते हैं आगे। ये लिख लिया तो बोले। तो सेल्फ इंडक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? मान लो आ गया ये, क्या लिखोगे? Area. एरिया, ज्योमेट्री कहते हैं। और एरिया और लेंथ को ना हाँ ज्योमेट्री जी, कहते हैं, यस सर। है ना? जैसे हम रेजिस्टेंस की बात लिखते हैं, मान लो यहाँ मैं रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ, यहाँ कैपेसिटेंस, यहाँ इंडक्टेंस, तीन टेंस है। मटेरियल का जो वो होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? रो, लेंथ ऊपर, एरिया नीचे। कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल प्लेट का? एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डिस्टेंस। टी। और ये क्या हम लोगों ने लिखा, क्या लिखा? म्यू नॉट, अगर एयर कोल्ड है तो म्यू नॉट एरिया इनटू एरिया ऑफ द लूप इनटू लेंथ n स्क्वायर। इनटू, n स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर। यहाँ भी एरिया इनटू लेंथ है। इन सब में तो डिवाइड है, यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, ऐसा करके। ये तो वॉल्यूम हो गया,
अरे Yes, sir. सर वॉल्यूम हो गया। ये तो वॉल्यूम हो गया भाई, इंटू एन स्क्वायर। यहां पर वॉल्यूम नहीं बन पा रहा, एरिया और लेंथ का है कंसेप्ट। तो ये किस पर डिपेंड करता था, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता था, मैं रिवाइज करा रहा हूं। टेम्परेचर, मटेरियल और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब देखने में कैसा है, मटेरियल मतलब उसके अंदर क्या है। ज्योमेट्री मतलब देखने में कैसा है, और मटेरियल मतलब कंटेंट क्या है। टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये किस पर डिपेंड करता था, इसमें सिर्फ मीडियम मतलब उन प्लेट्स के बीच में क्या भरा हुआ है, मीडियम और ज्योमेट्री। ये भी क्या है, मीडियम एंड ज्योमेट्री। मीडियम एंड, मीडियम मतलब क्या भरा है, एयर फील्ड है कि कोई मटेरियल फील्ड है। वॉल्यूम ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा, एन स्क्वायर ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री। ये दोनों क्या है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं। ये दोनों क्या है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं ये दोनों। और ये डिसिपेटिंग डिवाइस है, डिसिपेटिंग। हमें डिसिपेटिंग भी चाहिए ना। अरे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरे में कन्वर्ट करना चाहते हो, डिसिपेट करेगा ना। यस सर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है। ये कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है, ये भी अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या बना लिया, हमारे पास एक कॉइल आ चुका है जिसके इंडक्टेंस की वैल्यू हमें याद है, दैट इज म्यू नॉट into mu r into volume into n square, where n square is the number of turns per unit length. बोलो। यस सर, समझ बोलो। गया। अब एक Yes, sir. छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है, छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मैं ये जो मैंने L निकाला है उसको मैं लिख रहा हूं, तो म्यू नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू एल। अच्छा, अगर स्मॉल n को मैं कैपिटल N बाई L लिख दूं, तो बताओ L क्या हो जाएगा, तब L क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। इसकी जगह n बाई एल लिख दो तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एन स्क्वायर बाय एल हो जाएगा। कैपिटल एल एन स्क्वायर स्क्वायर अपॉन एल। बाई एल हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। तो एक ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है। मैं ये पूछ रहा हूं कि इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, ये कॉइल जो है, ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर ये तो इनवर्सली। नहीं, इनवर्सली है। हाँ? दोनों है सर। सर तो इसको वॉल्यूम ही लेंगे। मान लो आ गया, नहीं मान लो आ गया क्वेश्चन कि इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज, फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो किस पर टिक करोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो जो डायरेक्टली एन यूज करेंगे उस हिसाब से हो जाएगा। इनवर्सली, इनवर्सली कौन कह रहा है, टेरिन। हाँ टेरिन। बताओ तहरीन की क्यों कह रही हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रीजन क्या है। सर क्योंकि वहां पे तो सर ऊपर वाले फॉर्मूले में वो तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था ही ना, तो और यहाँ पे वो क्या, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है ना, हाँ यहाँ नंबर टर्न्स है और लेंथ तो नीचे ही आ रही है ना तो एल यहाँ ऊपर आ रही है। डिनोमिनेटर। नहीं ऐसे नहीं कहना, देखो बात समझना, तुम्हें ये कहना है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ना बढ़े घटे, मतलब इफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, अगर स्मॉल एन कांस्टेंट है तो एल के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर टोटल नंबर ऑफ लेंथ कांस्टेंट है, ये एडिशनली कहना पड़ेगा कि L is proportional to small l only if number of turns per unit length is kept constant during changing the length। मैं लेंथ को चेंज करेंगे ना, जैसे लेंथ को बढ़ाएंगे,
कुछ भी बढ़ाओ घटाओ, लेकिन यूनिट लेंथ में जैसे मान लो 1 मीटर का कॉइल लिया है, उस पर लपेट दिया 1000 टर्न्स, तो 2 मीटर का तार लाओगे, 2 मीटर का लाओगे तो 2000 टर्न्स लपेटने पड़ेंगे। अगर ऐसा है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में चेंज नहीं किया ना मैंने, लेंथ को बढ़ाया जब, नो सर। तो तब डबल हो जाएगा इंडक्टेंस। लेकिन मान लो तुम्हारे पास 1000 कॉइल है, 1000 कॉइल है, 1000 टर्न्स है, तुमने उसको फैला करके 2 मीटर पे फैला दिया। मेरी बात समझे नहीं बच्चों? समझ गया सर। तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, समझ गए। तुमने उसको फैला करके 2 मीटर में कर दिया, तो अब नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, तब तुम्हारा एल बढ़ाने से फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया। अरे तुमने खींच के बढ़ाया ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो बढ़े नहीं, उसको खींच दिया तुमने, लेंथ बढ़ा दिया। मेरी बात सारे बच्चे समझ गए? यस सर। तो आप कह दोगे, यस अगर सर। पूछता है तो सुन लोगे पूरी बात, बहुत आराम से कहना है कि सर या मैडम जो भी पूछ रहे हैं कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स per unit length is kept constant while changing the length, then inductance is directly proportional to the length, and if during the change total number of turns is kept constant, then that is inversely proportional to length. This is the complete information. जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चों। यस सर, समझ गया। ठीक है ना? अनमोल समझ पा रहे हो कुछ? यस सर, अब याद कैसे रखोगे? व्हाट इज रिवाइज करेंगे। डेटा तो आ गया, डेटा को स्टोर कैसे करोगे? क्वेश्चंस करके। हाँ, क्वेश्चन करेंगे। अभी तो वीडियो मान लो मैं शेयर कर दे रहा हूँ, उसको बार बार देख भी सकते हो। सर तो इस चैप्टर का पीडीएफ भेज दो, मतलब वो पीडीएफ क्वेश्चंस वाला जो वो है, वो पीडीएफ भेज दीजिएगा मॉड्यूल। वो मैंने नहीं भेजा अभी। नो सर, वही सर, क्वेश्चन बड़े मुश्किल हो रहे तुम लोग करते ही रहो क्वेश्चन, तो भेजने क्या फायदा? जो मैंने मैग्नेटिक्स भी भेजा है ना, तो कोई डाउट पूछता है उस पर, ना कोई क्वेश्चन करता है। तुम लोग ऐसे लिसनर हो, सिर्फ ऐसे सुनते हो, तो ऐसे मन नहीं करता ना फिर। सर करके भेजते, मतलब मैं तो पूछ लेता देखो इधर, तो अपने पास एक, ये क्या है? ये जल्दी बताओ, ये क्या है? रेजिस्टेंस। ये रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस होता है, ये रजिस्टर है। ये क्या है? कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस होता है। ऐसे ही ये क्या है? इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस होता है। बोलो, ठीक है ना? अब देखो सारे चैप्टर्स इकट्ठे रिवाइज हो जाएंगे, एसी में सारे एलिमेंट्स एक साथ आ जाएंगे, सब इकट्ठा रिवाइज हो जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस है ना? अब इसमें एक काम करते हैं कि इसका यूज क्या है। जैसे इसका यूज तो हम समझ गए, डिसिपेटिंग है, इसका स्टोरिंग है। इसका भी समझ तो गए हैं कि स्टोरिंग डिवाइस है, लेकिन ये स्टोर कैसे करता है और क्या काम करता है ये समझते हैं लोग। जैसे देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देकर के मैं कंप्लीट करूंगा, मतलब ये आज की बात। ये मान लो एक इंडक्टर है ऐसा, यहाँ पर एक स्विच लगी हुई है और यहाँ पर एक बैटरी है। ये स्विच है, ये बैटरी है। अब इसमें कोई करंट है क्या? स्विच ओपन है, कोई करंट है क्या? अरे अभी कोई करंट है क्या यार? यस या नो? जीरो करंट है ना, है ना? जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा वैसे इसमें करंट जीरो से एकदम से बढ़ेगी ना करंट। यस सर। तो जैसे इसमें Yes, करंट sir. इधर बढ़ना शुरू करेगी, इसमें एक इंड्यूस करंट आ जाएगी, यस सर। जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यस सर। ये तो ओरिजिनल करंट है और ये इंड्यूस्ड करंट है। ये बढ़ने नहीं देगी ना, जैसे ये कहेगी इतना मत बढ़ो, बहुत तेज नहीं बढ़ना है, इंडक्शन है ना ये। नहीं समझे मेरी बात? यस सर। तो इस लूप में करंट जो एकदम से बढ़ना था वो स्लो हो जाएगी, धीमे धीमे बढ़ेगी, धीमे धीमे। तो इंडक्टर का काम है इनर्शिया लाना। क्या लाना? इनर्शिया। इनर्शिया लाना, मतलब इनर्शिया कैसे? इंपल्सेस को रोकना, इंपल्सेस को रोकना। इंडक्टर लगा दो, इंपल्सेस नहीं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को अगर आपको सस्टेन मतलब रोकना हो,
मतलब उसको कंट्रोल करना हो तो उसमें क्या लगा दो सर्किट में, इंडक्टर लगा दो, इंडक्टर। वो सडनली नहीं बढ़ने देगा, सडनली नहीं बढ़ने देगा। अगर यहां पर एक बल्ब लगा है, मान लो बल्ब, यहां एक बल्ब लगा है, अगर ये इंडक्टर ना होता, सिर्फ बल्ब होता, तो बल्ब एकदम से जल जाता है। जैसे मान लो अगर मैं इसके ये बल्ब की ब्राइटनेस को देखूं, ब्राइटनेस विद टाइम, अगर ये इंडक्टर ना होता तो जैसे मैं स्विच ऑन करता तुरंत ऐसे बल्ब ऐसे ब्राइटनेस मैक्सिमम हो जाती सडनली। बोलो, यस। इंडक्टर लगाओगे तो क्या होगा, ऐसे ऐसे बढ़ेगी, ऐसे ऐसे आएगी उतनी ही, नहीं समझे मेरी बात, बढ़ेगा उतना ही कोई चीज, लेकिन सडनली नहीं, स्मूथली ऐसे बढ़ेगा। स्लो इंक्रीज होगा। हाँ, अगर अगर इंडक्टर ना होता तो स्विच ऑफ करते तो करंट जीरो हो जाती तुरंत। यस अब सर, क्या होगा, ऐसे ऐसे घटेगा। धीरे धीरे होगा। फिर ऐसा क्यों उल्टा? भाई ये घटने भी नहीं देगा ना तुरंत, इसको चेंज से नफरत है इंडक्टर को। अच्छा, ये चेंज को अपोज करेगा बस। जैसे हाँ, जैसे जैसे इसको ऑफ करोगे ना, वैसे इसमें जो करंट फ्लो कर रहे थे 10 एम्पियर वो घटना शुरू करेगी। जैसे घटना शुरू करेगी, एक इंडक्शन, एक इंड्यूस करंट आ जाएगी उसको बढ़ाने के लिए। ये घट क्यों रहे हो भाई? यस सर, समझ गया। तो जो 10 से 0 हो रहा था वो सडनली नहीं होगा, क्योंकि एक एडिशनल करंट उसको सपोर्ट करने के लिए आ गई। सर तो बोलो। ये थोड़ा ज्यादा तेजी से होगा जो। सर तो बोलो ये जो ग्राफ है, ग्राफ में डिफरेंस क्यों है? मतलब वैसे ही जैसे ग्राफ इंक्रीज हो रहा है वैसे ही डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा? कैसे? सर जैसे आपने बनाया ये जो कर्व है, ये ये तो वैसे ही। इंक्रीज है, यस सर। अब डिक्रीज लेकिन कैसे जो बनाओ? डिक्रीज है वो सर उसी तरीके से जैसे मतलब इंक्रीज हुआ था वैसे ही कर्व, वैसा ही कर्व बना के नहीं हो सकता था क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। सर जैसे ऐसा क्यों मतलब? 0 होना है ना कर्व बाद में, मान लो तुम ऐसे कर्व ऐसे, ये सर सेमी सर्कल बना दे वो पूरा। नहीं तो यहाँ पर ये तेजी से नहीं चेंज होगा, बाद में इसका ये भी कर्वेचर है, हालांकि अभी एक्सपोनेंशियल होता है, ये ऐसे हो जाएगा ना, तो ये जो इसका टेंजेंट का स्लोप है ना, ये पहले बहुत तेजी से ये रोकेगा, धीरे धीरे करके ये भी सीज हो जाएगा ना टेंजेंट का स्लोप। जैसे इसका जो अपोजिशन है, जो अपोजिशन है यस वो सर। एकदम से एकदम हमेशा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा अपोजिशन। जैसे इसने रोक दिया तो एकदम से जैसे रिलैक्स हो गई, वो घटना स्लो हो गया तो वो खुद रिलैक्स हो गया जिसको रोकना था। जैसे नहीं समझे मेरी बात, जैसे जो इंडक्शन है, इंडक्शन वाले जिनको रोकना है चेंज, तो सडनली जैसे ही घटना शुरू हो गई वैसे ज्यादा करंट होगी, इंड्यूस करंट, नहीं समझे? तो उसके रोकने का जो रेट है वो तेज होगा पहले, और फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। बाद में जब वो उसको लगेगा कि रुक गया है बढ़ना या घटना, तो वो अपने आप को कम कर लेगा, स्लो कर लेगा, उसको लगेगा कि ऐसा हो गया है, तो धीरे धीरे करके वो कम हो जाता है। तो रेट के कारण ऐसा ग्राफ आता है, एक्सपोनेंशियल जो है ना, इसीलिए ग्राफ ऐसा आता है। और रेट जब पढ़ेंगे मैथ्स के हेल्प से हम समझ सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से, ओके सर। रेट की वजह से बनाया गया है। ठीक है ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जो आज कंप्लीट हुई है, लेकिन ये इंटरेस्ट भाई, इसको नंबर